हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 4 दोस्तों हमारा चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा चैप्टर 4 है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हम आप लोगों को आज की इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो आइए सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं। तो अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है, अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स। दूसरा क्वेश्चन है अनुवांशिकी से संबंधित ही है। दूसरा क्वेश्चन है आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो देखिए आधुनिक अनुवांशिकी का यदि जनक आपसे पूछेगा तो किसे कहा जाता है, मार्गन को कहा जाता है, टीएच मार्गन को। तीसरा क्वेश्चन देखिए कभी कभी पूछा जाता है कि प्रयोगात्मक अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो प्रयोगात्मक अनुवांशिकी है उसका जनक किसको कहा जाता है, बेटसन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बेटसन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण लिखिए। तो आपको अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल बताना है, किसमें पाया जाता है। तो देखिए जो मिराबिलिस जलापा होता है, जिसको हम ग्रामीण भाषा में गुलाब बांस के नाम से भी जानते हैं, तो मिराबिलिस जलापा में ही क्या पाया जाता है, अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है युग्मकों की शुद्धता के संबंध में मेंडल द्वारा दिए गए नियम को क्या कहते हैं। मेंडल के देखिए उस नियम को क्या कहते हैं जो कि युग्मकों की शुद्धता से संबंधित था, मतलब लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स से रिलेटेड कौन सा ऐसा मेंडल का नियम है, तो ये है पृथक्करण का नियम, क्योंकि पृथक्करण के नियम को ही हम क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव में कितने सहलग्नता समूह पाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि मानव में 23 जोड़े जो है सहलग्नता समूह पाए जाते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र की खोज किसने की थी। तो गुणसूत्र की खोज किसने की थी, स्ट्रासबर्गर ने की थी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यदि आपसे पूछे कि गुणसूत्र की खोज किसने की थी तो आपको बताना है स्ट्रासबर्गर ने। लेकिन यदि आपसे ये पूछे कि गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, मतलब जो क्रोमोसोम शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो ये आपको बताना है किसने किया था, वाल्डेयर नामक साइंटिस्ट ने किया था। तो गुणसूत्र का प्रयोग सबसे प्रथम वाल्डेयर ने किया था, लेकिन जो इसकी खोज है गुणसूत्र की क्रोमोसोम की वो किसने की थी, स्ट्रासबर्गर ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि मानव में लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम के कारण होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए जो मानव में लिंग का निर्धारण होता है वो पुरुष के बाई क्रोमोसोम यानी कि बाई गुणसूत्र के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है जब एक जीन 2 या 2 से अधिक लक्षणों को निर्धारित करता है तो उसे क्या कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया या ऐसी प्रोसेस जिसमें 2 या 2 से अधिक लक्षणों का निर्धारण करता है एक ही जीन। तो जब एक ही जीन कई सारे लक्षणों का निर्धारण करता है तो उसको बहुप्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको बहुप्रभाविता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मेंडल के प्रयोगों में F1 से क्या तात्पर्य है। जो मेंडल ने अपने प्रयोग किए उसमें जो शब्दावली है उसमें F1 शब्द का मतलब क्या होता है, तो F1 शब्द का मतलब होता है प्रथम संतति पीढ़ी। अगला क्वेश्चन है जब एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को ढक देता है तो इस घटना को क्या कहा जाता है, तो इस घटना को हम डोमिनेंस कहते हैं यानी कि प्रभाविता कहते हैं। तो देखिए इससे रिलेटेड मेंडल ने एक नियम भी दिया था कि प्रभाविता का नियम, उसमें क्या होता है कि F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते थे। तो जब एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को ढक देता है तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रभाविता कहते हैं, क्योंकि एक जीन प्रभावी होता है एक दूसरे जीन की अपेक्षा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, उस क्रोमोसोम का नाम बताना है। चलिए एक ये क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया था। पहला क्वेश्चन है एक संकर क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात होता है। तो देखिए जो एक संकर क्रॉस होता है, यदि हम कहीं पर भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो उसका जो जीनोटाइप रेशियो होता है वो कितना होता है, तो 1:2:1 होता है। ये चीज आपको याद रखना है कि यदि एक संकर क्रॉस हो रहा है तो उसमें जीनोटाइप रेशियो कितना आता है, 1:2:1 आता है। अगला क्वेश्चन है उस क्रोमोसोम का नाम बताना है जिसमें सेंट्रोमियर नहीं होता है। देखिए सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पे हमने देखा है कि गुणसूत्र कई प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के लगभग हमने देखे थे। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया कि यदि सेंट्रोमियर नहीं पाया जा रहा है किसी क्रोमोसोम में तो उस प्रकार के क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं एसेंट्रिक।
अगला क्वेश्चन है बाई क्रोमोसोम की खोज किसने की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो बाई क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? स्टीवेंस नामक साइंटिस्ट ने की थी। किसने की थी? तो स्टीवेंस नामक साइंटिस्ट ने की थी। अगला क्वेश्चन है ब्लीडर्स रोग का दूसरा नाम है। तो ब्लीडर्स रोग आपने देखा है, हीमोफीलिया को हम क्या कहते हैं? ब्लीडर्स रोग के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि लगातार ब्लीडिंग होती है और रक्त ज्यादा मात्रा में निकल जाने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो ब्लीडर्स रोग का दूसरा नाम क्या है? हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन है लिंग गुणसूत्र को छोड़कर कोशिका के सभी गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? किसी भी कोशिका में आपको पता है कि 46 गुणसूत्र यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं वो ऑटोसोम कहलाते हैं। तो इसमें भी वही पूछा गया कि लिंग गुणसूत्र को छोड़कर जो 23वां जोड़ा होता है वो लिंग गुणसूत्र कहलाता है। उसको छोड़ करके पूछा गया है कि कोशिका के बाकी सभी गुणसूत्र को क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं। तो 22 जोड़े यानी कि 44 गुणसूत्र ऑटोसोम कहलाते हैं, और एक जोड़ी यानी कि 2 गुणसूत्र जो होते हैं वो लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। लिंग संलग्नता का कोई उदाहरण दीजिए, ये क्वेश्चन है अगला। लिंग संलग्नता का कोई एक उदाहरण देना है आपको। तो जैसे वर्णांधता हो गई, इसके अलावा आप यहाँ पे हीमोफीलिया भी लिख सकते हैं, क्योंकि हीमोफीलिया भी तो लिंग संलग्नता से संबंधित रोग है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का अपवाद है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सहलग्नता। सहलग्नता या लिंकेज जो होती है वो मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम का अपवाद है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का अपवाद क्या है? तो सहलग्नता। अगला क्वेश्चन है उस सिंड्रोम का नाम बताना है आपको जिसमें डबल XY लिंग गुणसूत्र होते हैं। मतलब नॉर्मल तो XY गुणसूत्र होता है पुरुषों में, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? ऐसा कौन सा सिंड्रोम है जिसमें क्या हो जाता है? एक X की जगह एक एक्स्ट्रा X गुणसूत्र आ जाता है, मतलब X गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है। तो यहाँ पे आपको बताना है जो क्लीनर फिल्टर सिंड्रोम होता है, इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो लिंग गुणसूत्र होता है मानव का, इसमें XY की जगह में एक एक्स्ट्रा X गुणसूत्र आ जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी लक्षण विशेष की पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति का चित्रात्मक निरूपण क्या कहलाता है? कोई भी यदि लक्षण है तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो वंशागति होती है उसका चित्रात्मक निरूपण क्या कहलाता है? तो वंशावली कहलाता है। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्या कहलाता है? वंशावली कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि जनकों के लक्षणों का उनकी संततियों में पहुंचना क्या कहलाता है? तो अनुवंशिकी कहलाता है। कोई भी लक्षण है उनका संततियों तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? अनुवंशिकी है। यही क्रिया क्या कहलाती है? अनुवंशिकी है। और ऐसे लक्षण जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं तो वो अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कैरियोटाइप का एक निश्चित क्रम में आरेखन क्या कहलाता है? तो किसी भी कैरियोटाइप का एक निश्चित क्रम में जो आरेखन होता है वो इडियोग्राफ कहलाता है। क्या कहलाता है? इडियोग्राफ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्रोमोसोम की संरचना में हुआ वंशागत परिवर्तन कहलाता है। तो क्रोमोसोम की यदि संरचना में कोई वंशागत परिवर्तन होता है तो उससे हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन कहते हैं। क्रोमोसोमल म्यूटेशन आप कह सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? यदि क्रोमोसोम की संरचना में कोई वंशागत परिवर्तन होता है तो उसे हम क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वंशागति के क्रोमोसोम का सिद्धांत प्रतिपादित किया, किसने प्रतिपादित किया? ये बताना है आपको। तो जो वंशागति से संबंधित क्रोमोसोम का सिद्धांत है उसको वाल्टर सटन एवं थियोडोर बोवेरी ने, मतलब सटन एवं बोवेरी ने इसको क्या किया था? प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है कि ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर पर काम किया, किस वैज्ञानिक ने ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर पर काम किया? तो इसका राइट आंसर है TH मॉर्गन। इसीलिए तो इन्हें आधुनिक अनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। तो ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर पर इन्होंने प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र खंडों के आदान प्रदान करने वाली क्रिया कहलाती है। तो देखिए गुणसूत्र के खंडों को आदान प्रदान करने वाली क्रिया क्या कहलाती है? जीन विनिमय यानी कि क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है इकोलाई जो जीवाणु है, इकोलाई में सहलग्न समूह की संख्या होती है तो 1 होती है। ये चीज आपको याद रखना है। जो इकोलाई होता है इसमें सहलग्न समूह कितना होता है? 1 होता है। अगला क्वेश्चन है पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज किसने की? तो जो पॉलीटीन गुणसूत्र है इसकी खोज किसने की है? वाल्वियानी ने की थी। किसने की थी? वाल्वियानी ने की थी। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि किसमें की थी तो काइरोनामस जो जंतु होता है, सबसे पहले इन्होंने काइरोनामस जंतु की जो सैलिवरी ग्लैंड होती है उसमें खोज की थी। अगला क्वेश्चन है सहलग्नता को सर्वप्रथम किसमें देखा गया था? ये आपको बताना है कि जो लिंकेज है इसको सर्वप्रथम किसमें देखा गया था? तो मीठी मटर में। तो ये आपको याद रखना है, मीठी मटर आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले सहलग्नता जो है इसी में देखी गई थी। अगला क्वेश्चन है
मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे के चुना? तो ये तो आपको पता होगा कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे चुना था, यानी कि पाइसम सटाइवम के पौधे को चुना था। अगला क्वेश्चन है पूर्ण सहलग्नता किसमें पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है नर ड्रोसोफिला में। नर ड्रोसोफिला में पूर्ण सहलग्नता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है जब एक संतति को जनक से संकरित कराया जाता है तो यह क्रिया कहलाती है। देखिए एक संतति है, मतलब जो F1 संकर है उसका क्रॉस किसी भी जब जनक से कराते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया बैक क्रॉस कहलाती है। क्या कहलाती है? बैक क्रॉस कहलाती है, यानी कि संकर पूर्वज संकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के प्रति की अधिकता से होता है? मतलब किस जोड़े में यदि अधिकता हो जाती है तो उसमें से डाउन सिंड्रोम होता है? तो 21वीं जोड़ी में, 21वीं जोड़ी में ट्राइसोमी जब हो जाती है तभी डाउन सिंड्रोम होता है। अगला क्वेश्चन है मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों के लिए लक्षणों के कितने जोड़ों को लिया गया था? यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए उसमें 7 जोड़ी लक्षण लिए और उनके विपरीत लक्षणों को लेकर के प्रयोग किया था। तो आपको याद रखना कि मेंडल द्वारा 7 जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों के जोड़ों को ध्यान में रख करके लिया गया था। अगला क्वेश्चन है वंशानुगत की कार्यकी इकाई क्या कहलाती है? तो ये आपको याद रखना कि जो वंशानुगत की कार्यकी इकाई होती है वो जीन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है अपूर्ण प्रभाविता की F2 पीढ़ी का समलक्षणीय अनुपात क्या होगा? यदि इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है तो उसमें F2 पीढ़ी में जो समलक्षणीय अनुपात होता है वो क्या आता है? तो 1:2:1 प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है किस क्रिया में पुनर्संयोजन होता है? तो ये आपको याद रखना है जीन विनिमय यानी कि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया में क्या होता है? पुनर्संयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है जब F1 संकर का क्रॉस किसी भी अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे आपको याद रखना टेस्ट क्रॉस कहते हैं। जब किसी भी F1 संकर का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस यानी कि परीक्षण क्रॉस। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो भी इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है चैप्टर 4 के वो आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।